जाए तो अंदर आ जाए। हाथ साइड में रखना आप। अब अभी अभी अलाउ करना पड़ेगा। कर देंगे ना यहीं से हम। यहाँ आ जाएगा इसमें। सर एक कैमरामैन को मारेगा मेरी बात सुनो। अब ये सारे होंगे अभी तक। मुझे जितना कहा गया उतना ही करूंगा। मुझे आप वो सीएम साहब के साथ आप उनसे बात करें। मुझे जितना कहा जाए उतना मैं इनके लिए पूछा। पूरा प्रोग्राम ही कवर करना मुझे मैंने सबके लिए चलो मेरे लिए सब
सुनिश्चित करते ये आशा और विकास की जगमगाते हुए चले। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान विधानसभा के इस भवन का लोकार्पण माननीय ने अपने कमरों से किया और लोकार्पण के पश्चात अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब के बीच इस मंच पर हमारे बीच सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और ढोल नगाड़ों के साथ हमारे लोक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की छटा बिखेर रहे हैं और ढोल और नगाड़ों के साथ हमारे लोक वादक मंगल ध्वनि को इस वातावरण में बिखेर रहे हैं। बेहद खुशनुमा मौसम और खुशनुमा वातावरण और ऐसे वातावरण में राजस्थान विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राजस्थान के इस भवन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे सभी आगंतुक अतिथियों से मुलाकात कर उनका अभिवादन स्वीकार कर मंच की ओर। राजस्थान सरकार विधानसभा राजस्थान की खूबसूरत ये इमारत आज पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गूंज है और यह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का अभिनव प्रयास निश्चित ही स्तुत्य है। हमारे बीच सभी माननीय मंत्रीगण हमारे बीच है, माननीय विधायकगण हमारे बीच है, जनप्रतिनिधिगण भी हमारे बीच है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन राजस्थान विधानसभा के इस परिसर में। और हमारे बीच है नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी, आपका जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस लोकार्पण समारोह में हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तालियों के उद्घोष के साथ स्वागत किया, अभिनंदन किया और सानिध्य है डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री शांति कुमार धारीवाल, माननीय मंत्री नगरीय विकास और आवासन मंडल, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार और विशिष्ट अतिथि के रूप में ही हमारे बीच है श्री राजेंद्र राठौड़, माननीय नेता प्रतिपक्ष और श्रीमती उषा शर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान और अगवानी कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा, आयुक्त आवासन मंडल कुमार पाल गौतम और आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण डॉक्टर जोगाराम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। और मंच पर हमारे बीच है श्री शांति कुमार धारीवाल जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास और आवासन, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार, जो तालियों से हम माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह, हमारे बीच हैं श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आज के समारोह के मुख्य अतिथि।
अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री शांति कुमार धारीवाल, माननीय मंत्री नगरीय विकास श्री राजेंद्र राठौड़, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा, मुख्य सचिव राजस्थान श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा श्री टी रविकांत, शासन सचिव श्री जोगाराम, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण और श्री कुमार पाल गौतम, आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल जयपुर। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आइए आज के इस लोकार्पण समारोह के आगाज हम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत और अभिनंदन के साथ। अनुरोध करना चाहेंगे श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा। आपसे अनुरोध श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये पुष्पगुच्छ भेंट करें और इसके साथ ही एक छोटा सा स्मृति चिन्ह भेंट करें, ताकि आज के समारोह की गरिमा बहुत लंबे समय तक आपके यादों में रहे, आपके जहन में रहे। स्वागत के इस क्रम में श्री कुमार पाल गौतम, आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल, आपसे अनुरोध डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपको पुष्पगुच्छ भेंट करें और इसके साथ ही स्मृति चिन्ह। श्रीमती अल्पा चौधरी, सचिव राजस्थान आवासन मंडल, आपसे अनुरोध श्री शांति कुमार धारीवाल जी, माननीय मंत्री महोदय। बहुत बहुत स्वागत। श्री जोगाराम जी, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, आपसे अनुरोध श्री राजेंद्र राठौड़ जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान, आपको ये पुष्पगुच्छ भेंट करें। श्रीमती दीपाली बागोतिया, मुख्य संपदा प्रबंधक, आपसे अनुरोध मुख्य सचिव राजस्थान श्रीमती उषा शर्मा जी को आप पुष्पगुच्छ भेंट करें और उसके साथ ही एक छोटा सा स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री राजेंद्र सिंह चांदावत, उप सचिव राजस्थान आवासन मंडल, आपसे अनुरोध श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा, आपको पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री संदीप गर्ग, मुख्य अभियंता, आप श्री टी रविकांत जी, प्रमुख शासन सचिव, श्रीमती आयुक्त जयपुर को आप पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट करें। और श्री अमित अग्रवाल, मुख्य अभियंता प्रथम राजस्थान आवासन मंडल, श्री कुमार पाल गौतम जी, जो आवासन आयुक्त हैं राजस्थान आवासन मंडल, आपको ये पुष्पगुच्छ भेंट करें। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच पर अपने अतिथियों का हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत किया, अभिनंदन किया, तालियों से अभिनंदन किया और अभिनंदन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा का ये खूबसूरत इमारत, इसे इतना खूबसूरत रूप देना पूर्ण समर्पण, संकल्प शक्ति, श्रम और सूझबूझ की मांग करता है और ये सब किया आवासन मंडल ने, इस इमारत को तैयार करवाया। हमारे सामने पवन अरोड़ा जी बैठे हैं, आप पूर्व आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल रहे हैं, उनके निर्देशन में इस इमारत को तैयार किया गया है, राजस्थान विधानसभा का ये भवन। और हम आपको बता दें कि जयपुर की चौपाटी हो, कोटा की चाट चौपाटी हो, जयपुर मानसरोवर का सिटी पार्क हो या सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने का मामला हो या विधायक आवास हो, विश्व स्तरीय निर्माण के साथ एक से बढ़कर एक अभिनव प्रोजेक्ट पवन अरोड़ा जी के
पवन अरोड़ा जी ने आवासन मंडल के माध्यम से तैयार करवाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डॉक्टर सीपी जोशी और शांति कुमार धारीवाल जी के मार्गदर्शन में आवासन मंडल की इस टीम को इसका पारितोषिक भी मिला और 27 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की सौगात के रूप में आपने हर उस परियोजना पर विचार किया। आग्रह करना चाहेंगे इस वक्त श्री कुमार पाल गौतम जी, आप आयुक्त हैं आवासन मंडल के वर्तमान में, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप सभी अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत उद्बोधन के लिए श्री कुमार पाल गौतम, आयुक्त आवासन मंडल। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री अशोक गहलोत जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष जी, मुख्य सचिव महोदया, सचिव राजस्थान विधानसभा, मंत्री मंडल के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक महोदय, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, सम्मानीय नागरिक। आज जैसा कि आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण किया जा रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्लब की जो है कल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी बजट घोषणा के माध्यम से करी थी, जिसमें यह विचार किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर राजस्थान में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनना चाहिए, ताकि लोकतंत्र को और मजबूती दी जा सके, जहां पक्ष और विपक्ष के सभी राजनेता बैठकर चर्चा कर सके और लोकतंत्र और मजबूत रहे। तो इसी की तर्ज पर दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसको अध्ययन करने के लिए यहाँ की एक टीम गई, और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय स्पीकर साहब को कि इस कार्य को कराने के लिए हाउसिंग बोर्ड को एक एजेंसी के रूप में चुना गया। ये हाउसिंग बोर्ड के लिए एक गर्व की बात थी और हाउसिंग बोर्ड ने इसको सफलतापूर्वक इस कार्य को संपादन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही इस कार्य का 9 फरवरी 2022 को शिलान्यास किया था और आज 18 महीने के अंदर ये 5 मंजिला इमारत तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो आज ग्राउंड फ्लोर की जितनी एक्टिविटीज हैं उनको आज ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। बाकी कुछ जो कार्य हैं वो अगले कुछ महीनों में, 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और यह पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगा। इस क्लब के अंदर वो सारी फैसिलिटीज हैं, वो सारी सुविधाएं हैं जो किसी आधुनिकतम क्लब में होती हैं। और यह क्लब जो है लगभग 5000 वर्ग मीटर जमीन पे बना हुआ है और लगभग 1,84,480 वर्ग फीट इसका कंस्ट्रक्शन एरिया है। और इसमें तमाम जो है आधुनिक सुविधाओं का, सिक्योरिटी फीचर्स का, इसका पूर्ण ध्यान रखा गया है। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके मार्गदर्शन में हाउसिंग बोर्ड ने इस तरह का प्रोजेक्ट मिला और उसको सफलतापूर्वक संपादन किया गया। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल श्री कुमार पाल गौतम जी। और राजस्थान विधानसभा का ये परिसर, जिसमें ये खूबसूरत इमारत राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान और विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं। अनुरोध उद्बोधन के लिए। आज के गरिमापूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मंच पर विराजे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल साहब, राज्य के मुख्य सचिव श्रीमती उषा जी, विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद जी, सम्मानित टी रविकांत जी, सम्मानित कुमार गौतम जी, आज के इस मुबारक मौके पर उपस्थित राजस्थान विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यगण, मंत्रिमंडल के मान्य सदस्यगण, 15वीं विधानसभा का ये लम्हा 2 कारणों से यादगार लम्हा बनता जा रहा है। एक तो आज राजस्थान
कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शुभारंभ हो रहा है। बरसों से जब कभी भी दिल्ली के प्रवास पर जाया करते थे, मन में एक बात उठा करती थी, क्या कभी ये संभव होगा कि हमारे राजस्थान में भी कोई ऐसा मंच मिलेगा, कोई ऐसा क्लब होगा जहां पक्ष विपक्ष, नए और पुराने मान्य सदस्य विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपको और मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा, आज के लम्हे यादगार इसलिए भी है कि अभी हमारी विदाई फोटो सेशन हुआ है। आपका इसके बाद सुरुचिपूर्ण भोज भी होगा। अब 15वीं विधानसभा और के बाद शायद हम 16वीं विधानसभा में मिले, परंतु अब तक जो चुनाव का इतिहास रहा है, लगभग 65% हमारे विधानसभा के साथी किसी न किसी रूप में अगली विधानसभा में हमसे मिल नहीं पाते। इसलिए आज का दिन हम सब की यादगार होगा। नई विधानसभा के बाद किस क्लेवर में, किस तेवर में, किस अंदाज में मिलेंगे, ये समय बताएगा। मैं अध्यक्ष महोदय आपको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल के अंदर विधानसभा ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। 25 वर्षों में सर्वाधिक बैठकें आपने की, विधानसभा की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक रही, सबसे ज्यादा प्रश्नकाल चला, और इसके बाद भी हमारी पूरी कार्रवाई YouTube के माध्यम से राजस्थान के आवाम को दिखाने का आपने बंदोबस्त किया। इस विधानसभा के गरिमापूर्ण इतिहास को डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से आपने संरक्षित करने का काम किया। वहीं आपके नेतृत्व में CPN एक नई पहचान पाई और कई देश के ख्यातिमान लोगों के हमें विचार सुनने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यह मंच है जिस मंच पर हम आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है, जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति से पहली बार विधानसभा में गया तो पुरानी विधानसभा में विधानसभा के सदन के अंदर कम बैठा करते थे। एक दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने, भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे कहा कि विधानसभा के सदन में अंदर बैठा करो। तो मैंने कहा कि इसमें कोई नवाचार नहीं, कोई नई बात नहीं। तब उन्होंने एक बात कही थी, ये जो 200 सदस्य चुनकर आते हैं, इन 200 के अंदर कोई ना कोई खूबी है, कोई ना कोई विशेषज्ञता है। इनके अनुभव और इनका ज्ञान जो किसी दूसरे के पास नहीं है, पर इस ज्ञान को तभी प्राप्त कर सकता है कोई व्यक्ति जब सदन के अंदर बैठे। मैं समझता हूं कि विधानसभा के अंदर इस लोकतंत्र की जननी हमारे देश को कहा गया। इस लोकतंत्र की जननी के अंदर हम लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में काम करते हैं, और हम सब लोगों को अलग अलग समय में अलग अलग अनुभव भी होते हैं, परंतु हम उन अनुभवों का साझा नहीं करते। गहलोत साहब को मालूम होगा, पहले फाइनेंस कमीशन आया करता था, केंद्रीय फाइनेंस कमीशन हमारे टैक्सेस का डिवोल्यूशन किया करता था। उस समय पक्ष भी, सत्ता पक्ष भी, मुझे याद है भैरव सिंह जी शेखावत प्रतिपक्ष में हुआ करते थे। कई बार इस प्रदेश के हित के लिए वो भी ज्ञापन दिया करते थे उस कमीशन को। वो समय भी था और आज भी इस बात की बहुत आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जब क्लब बनता है तो मान्य सदस्य का हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ेगा। आज हमें आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं। यह संयोग की बात है कि देश के अंदर अब नई लोकसभा के अंदर भी प्रवेश हुआ, और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है, इसका लाभ कौन लेगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि इस लोकसभा और राज्यसभा ने एक नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित किया है। हमारी फिर मुलाकातें होगी तो 33% हमारी बहनें होगी। इस समय निश्चित तौर पर इस जनतंत्र के अंदर सरकारें बदलती रहती है, जन को अधिकार है तंत्र को बदलने का, पर जो भी तंत्र है हम सबके मन में एक ही बात रहती है कि हमारे प्रदेश का विकास कैसे हो। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और संवैधानिक संस्थाएं वैसे भी आपका पसंदीदा विषय रहा है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अमृतकाल के समय हमारी संविधान और हमारी संविधान की परंपराएं और संविधान के प्रति मान्यता और तिरंगे का सम्मान निश्चित तौर पर बढ़ा है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी आज G20 के बाद हमारे मुल्क की ऊंचाइयां बढ़ी है। हम सब लोग मन में एक ही कल्पना है कि जिस संविधान से हम शासित हैं, उस संविधान के दरमियान अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने ज्ञान को राज्य के हित में कैसे बांटें,
अंत में निश्चित तौर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अपनी भूमिका निभाएगा। हमारे आचार विचारों को आपस में बांटने का अनुभव बांटने का केंद्र बनेगा। एक नवाचार, एक शानदार काम के लिए मुख्यमंत्री जी आपको और विधानसभा अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी। और 4 वर्षों के अल्प समय में ही विश्व में अपनी परियोजनाओं के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान लिए खड़ा है आवासन मंडल राजस्थान। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में माननीय मंत्री नगरीय विकास और आवासन स्वायत्त शासन विभाग श्री शांति कुमार धारीवाल जी अपने आवासन मंडल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस स्वप्न को साकार करने में जुटे रहे। कोटा को देश में मॉडल टाउन के रूप में प्रतिस्थापित किया। बहुत सारी एक से बढ़कर एक भव्य स्वप्न के भांति अप्रतिम सौगातें इस राजस्थान को। माननीय से अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें श्री शांति कुमार धारीवाल जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास और आवासन स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा बनाए गए इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के शुभारंभ के अवसर पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, मुख्य सचिव महोदया, साथ साथ राजस्थान विधानसभा के संयुक्त सचिव महावीर प्रसाद जी और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत जी, जेडीए के कमिश्नर जोगाराम जी तथा मेरे सम्मुख बैठे हुए मेरे सभी कैबिनेट के साथी और राजस्थान विधानसभा के वर्तमान सदस्य और पूर्व सदस्य तथा और भी जो पीछे विराजमान है नागरिक, उन सबको जो है मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि आज के इस मौके पर आपने उपस्थिति देकर के इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। इसी के साथ साथ जैसा कि आपको मालूम ही है, मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण हुआ है और आवासन मंडल की ये देश की पहली और अनूठी योजना है। ये काम, इसकी शुरुआत विधानसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब और मुख्यमंत्री जी की आपस की चर्चा की वजह से शुरू हुआ था। सोच ये था कि एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें कि नए और पुराने और सभी साथी बैठ करके साथ साथ चाय पिएं, कॉफी पीवें, स्विमिंग करें, बातचीत करें, अपने अपने पुराने अनुभवों को नए सदस्यों को जो है वो बताएं कि किस प्रकार से जो है क्या क्या घटनाएं उनके वक्त में हुई और क्या क्या नहीं हुई। क्योंकि मोटे तौर पर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनकी किताबें बनती हैं। उन किताबों को उठा करके मैं ये समझता हूं कि काफी कुछ बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो उन प्रोसीडिंग्स को पढ़ते हैं, लेकिन आपस में मिलकर के जब पुराने अनुभव, पुराने व्यक्ति, पुराने सदस्य नए सदस्यों को अपने अनुभव बताते हैं तो उससे ही उनका ज्ञान बढ़ता है कि विधानसभा की प्रक्रिया किस प्रकार से चालू होती है, क्या क्या होता है, कौन कौन थे, किस किस ने क्या कहा, किस किस ने क्या किया, क्या नहीं किया। तो मुझे वैसे भी राजनीति में काफी साल हो गए, 50 साल
करीब मैं राजनीति में हूं, लेकिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं देखा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात राठौड़ साहब कि मुख्यमंत्री जी ने काम सौंपा गया कि यह आवासन मंडल ये काम करे। मैं प्रशंसा करूंगा तत्कालीन कमिश्नर आवासन मंडल पवन अरोड़ा जी की, तो उन्होंने फौरन हाँ भर के इस काम को फटाफट चालू किया। एक महीना भी नहीं लगा और इसका नक्शा बन गया और अप्रूव हो गया, और अप्रूव होने के बाद में इसका काम शुरू हो गया। जयपुर में ये दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में एक क्लब माननीय विधायकों के लिए होना चाहिए, वो जो सपना था वो साकार होने लगा और साकार हो गया। मनोरंजन के साथ साथ पक्ष और प्रतिपक्ष के विधायकों में आपसी सद्भाव बने। जैसा कि अभी राठौड़ साहब ने कहा, सही कहा कि जब साथ बैठेंगे तो आपस की चर्चाओं से कई चीजें इस प्रकार से एक दूसरे को समझ में आएगी कि क्या क्या किस प्रकार से क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, किस प्रकार की डिबेट होनी चाहिए, किस डिबेट में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ। इन सब बातों की चर्चा से जो है वो विधायी ज्ञान अगर बढ़ सकता है तो ये एक इस प्रकार का स्थान मिला है। अभी माननीय विधायकों के लिए ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर कि एक जगह बैठ करके खाना खा सके, कॉफी पी सके, परिचर्चा कर सके, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बात थी। अभी जिस प्रकार से कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड ने बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में क्या क्या चीजें हैं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करता हुआ इतना सा ही निवेदन करूंगा कि वर्ल्ड क्लास चीज बनाई गई है। इस वर्ल्ड क्लास चीज की तारीफ की जानी चाहिए। यह क्लब अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सुसज्जित तरीके से भी तैयार किया गया है। इस क्लब को विधायक गणों के लिए रिक्रिएशन एक्टिविटीज के साथ साथ एकेडमिक क्रियाकलापों के लिए भी है जो विकसित किया गया है। निश्चित तौर पर यह क्लब देश का सबसे भव्य और सर्वश्रेष्ठ क्लब होगा। मैं ये समझ के चलता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आपको देखने को नहीं मिलेगा जो राजस्थान की धरती पर मिलेगा। आप देखें, इस क्लब पर करीब करीब 90 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने वक्त पर और अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा सीपी जोशी साहब ने वक्त पर इसकी प्रोग्रेस के बाबत जानकारी देते रहे, और पवन अरोड़ा की तारीफ करूंगा कि उनके द्वारा काफी कुछ वक्त पर बना दिया गया, और बीच में तो जैसे उनकी आदत है छोड़ के चले जाने की, जो चले गए। लेकिन काम संभाल लिया नए कमिश्नर ने, और मैं समझता हूं कि नए कमिश्नर साहब बाकी जो कुछ बाकी रह गया है उसको भी कंप्लीट करके इसको बड़ी सुंदर एक भवन के रूप में विधायक गणों को सुपुर्द करेंगे। तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी इजाजत से ये सब कुछ काम संपन्न हुआ, और अध्यक्ष महोदय को खास तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उनके सोच के द्वारा ये सब काम आगे बढ़ पाया। मैं उन लोगों को, हाउसिंग बोर्ड के उन अधिकारियों को, कमिश्नर साहब के साथ साथ अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से ये सब
कार्य जो है वो संपन्न होने जा रहा है। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य स्वप्न, परिपूर्ण परिकल्पना, विश्व स्तरीय गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ ये खूबसूरत सुंदर इमारत राजस्थान विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जिसे ये खूबसूरत साकार रूप दिया आवासन मंडल ने, और देश की राजनीति में सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर सीपी जोशी जो आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में कई नवाचारों के माध्यम से कई सेमिनार्स का महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजन आपने करवाया। राजस्थान की विधानसभा में देश के कई प्रबुद्ध जनों का आतिथ्य हमें मिला है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी का आतिथ्य भी हम लोगों ने इस राजस्थान विधानसभा में आपके माध्यम से किया है। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उत्प्रेरण, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें डॉक्टर सीपी जोशी। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय राजेंद्र जी राठौर साहब, संसदीय मंत्री सम्मानीय शांतिराज जी धारीवाल साहब, मंच पर बैठे हुए मुख्य सचिव महोदय, मेरे विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद जी, विभाग के सचिव रविकांत जी, जोगाराम जी, पाल साहब, मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, भूतपूर्व विधायकगण, अन्य उपस्थित अतिथिगण, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कोई भी कल्पना आप करो उसको साकार करने के लिए सरकार जब तक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था नहीं करे तब कभी कोई चीज मूर्त रूप नहीं ले सकती। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद। और इस बिल्डिंग को सुंदर बिल्डिंग बनाने के लिए जिसने एजेंसी के रूप में काम किया, राजस्थान आवासन मंडल के जितने भी हमारे साथी हैं उनको, पवन जी को, पाल जी को और उन सब के इंजीनियर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अच्छा बिल्डिंग बनाई, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद देना। मैं अभी हेडिंग पढ़ रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। कॉन्स्टिट्यूशन जब एनविसेज किया गया था तब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की अवधारणा को लाया गया। जो हमारा लोकसभा का पुराना बिल्डिंग, अब तो नई बिल्डिंग बन गई, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले देश के अलग अलग जो लोग हैं वो आकर संविधान सभा में भाग लेते थे। उन संविधान सभा में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए क्लब की कल्पना की होगी आजादी के पहले, उस बिल्डिंग को क्लब के रूप में यूज करने का काम किया गया। संविधान सभा बनाने में, संविधान बनाने वाले जितने भी हमारे देश के आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले जो लोग थे, उनने क्लब का उपयोग, मैं नहीं समझता कि संविधान बनाने के लिए काम किया, पर संविधान बनाने वाला आदमी स्वस्थ रहे उसके लिए क्लब की जो अवधारणा की गई वो अवधारणा आजादी के पहले की है। आजादी के बाद क्लब का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नए रूप में राजस्थान में हम रखना चाहते हैं कि क्लब का मतलब क्या होता है। क्लब का मतलब एक जनप्रतिनिधि चुनाव जीत जाता है तब वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है। विधानसभा का सदस्य बनने के बाद जब वो चुनाव नहीं जीत पाता है तब वो एक्स एमएलए कहलाते हैं। जीतने वाले आदमी व्यक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अच्छे निवास की व्यवस्था की, विधानसभा की अच्छी बिल्डिंग है, पर जो आदमी क्वालिफाई नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, एक्स एमएलए, उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हो जिस प्लेटफॉर्म के बैठकर वो अपने अनुभवों का साझा कर सके या उनके साथ जो साथी जीत कर आए हैं उनके साथ बैठकर चर्चा कर सकें। उस अवधारणा को साकार करने के लिए आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया है, मैं समझता हूं कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए, जो एक्स एमएलए के रूप में जयपुर में आए, विधानसभा की कार्रवाई में जो उनके जीते हुए साथी उनको अनुभवों को देखें और अपने अनुभवों का साझा करने का जो एक जगह है, मैं समझता हूं कि क्लब की अवधारणा उस दृष्टि से देखी जानी चाहिए। क्लब की अवधारणा इस दृष्टि से भी देखी जानी चाहिए कि आजादी के बाद हम राजस्थान का निर्माण करने की जो कल्पना कर रहे हैं उसके लिए चुनी हुई सरकारें अपने उत्तरदायित्व का निर्माण करती है और विधानसभा में नियम पॉलिसी जो बनाकर हम राजस्थान की अवधारणा को साकार करने का काम करते हैं। पर जिन चीजों की हम कल्पना नहीं कर रहे हैं उन बिंदुओं की चर्चा करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं नहीं समझता कि आजादी के समय में किसी ने कल्पना की होगी कि आईटी भी आएगी और आईटी के माध्यम से जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को अभी हम जनता के बीच में पर्कुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम आईटी के माध्यम से गवर्नेंस करना चाहते हैं,
आईटी के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से हम सिटीजन्स को एम्पावर करना चाहते हैं। और हम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि आईटी के कारण जो सिटीजन एम्पावर हो रहा है, उसकी अपेक्षाओं को साकार करने के लिए अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे। और निर्वहन करने के लिए विधानसभा की, जो बार बार मैं कहता हूं कि विधानसभा की कार्रवाई 25 दिन चलती है। ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में जो विधानसभा की कार्रवाई है, उनका जो डेज, नंबर ऑफ डेज है, बहुत कम है, एक्सेप्ट दी केरला। अब जो बाकी समय है, उस समय में हम कमेटी की जो हमारी फंक्शनिंग है, उस कमेटी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए मैं समझता हूं कि ये क्लब एक ऐसी जगह बननी चाहिए जहां पर हम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुला सकें, अपने नॉलेज को एनरिच कर सकें, और कमेटीज के माध्यम से हम कैसे उन सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकें, ये काम करना बहुत जरूरी है। कमेटियों का जब एनविसेज किया गया था, तो मोटे तौर पर 3 फाइनेंस कमेटी का ही एनविसेज किया गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक एस्टीमेट कमेटी। फिर एस्टीमेट कमेटी को हमने 2 भागों में बांट दिया। उस समय तक जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम लोकल सेल्फ और पंचायत के अकाउंट्स का काम नहीं था, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मोटे तौर पर विभाग के वित्तीय संसाधनों की चर्चा करके ही बात करते थे। लेकिन नई अवधारणा के बाद जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स हो रहा है, वो सबसे ज्यादा लोकल सेल्फ और पंचायत राज में हो रहा है। जब पंचायत राज और लोकल सेल्फ में गवर्नेंस में पैसा डिवोल्व हो रहा है, और उस डिवोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हमने कभी चर्चा नहीं की। सरकार चलाने के लिए चीफ सेक्रेटरी, सरकार चलाने के लिए सेक्रेटरी, सरकार चलाने के लिए और व्यक्ति, और पंचायत को चलाने के लिए हमने अवधारणा ही नहीं बनाई। हम करोड़ों रुपए देते हैं पंचायत में काम करने के लिए, और पंचायत को एम्पावर करने के लिए हमने सोचा भी नहीं कि किस तरह की मैन पावर की आवश्यकता है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि जो कलेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, वो रेवेन्यू कलेक्शन का कॉन्सेप्ट। हमने कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, नीचे रेवेन्यू का हमने पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एसडीएम। क्या आज की डेट में कलेक्टर का काम रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं? कलेक्टर का मोटा काम हो गया डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को हम कैसे करें। आज मोटे तौर पर मैं नहीं समझता कि हम इस बारे में हमें जानकारी है। हमने कानून बनाकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया, कानून बनाकर हम आगे बढ़ने का काम करना है, पर रूल्स को हमने कभी इंटरप्रेट ही नहीं किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूं कि जब तक हम जनप्रतिनिधि रूल्स के बारे में नहीं समझेंगे, रूल्स को अमेंडमेंट करने के बारे में हम समझेंगे, ये रूल्स गवर्नेंस करने में डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ब्यूरोक्रेट्स की जो डिस्कशनी पावर है, वो डिस्कशनी पावर रूल्स के अमेंडमेंट के माध्यम से हो जाती है। हम कानून पास कर लेते हैं, रूल्स के संबंध में हम चर्चा नहीं करते हैं। रूल्स की अमेंडमेंट की चीजें जो हो रही है नीचे लेवल पर, ये एक मोटा इशू है, जिस इशू पर जनप्रतिनिधियों को चर्चा करके लोकतंत्र को मजबूत करने का अवसर है। विधानसभाओं में बैठकर हम पार्टी की हमारी पॉलिसी है, उसमें बिहेव करना पड़ता है। पार्टी का विप होता है, पार्टी के विप के उल्लंघन हम नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में ये पार्टी के विप के कारण स्वतंत्र विचार जो इम्पैक्ट करते हैं, उसका इम्पैक्ट नहीं आता। मैं नहीं समझता कि 1952 से लगाकर एंटी डिफेक्शन आने के समय तक राजस्थान में गवर्नेंस कैसा हुआ। हमें याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान में जो गवर्नेंस मोहनलाल सुखाड़िया जी ने किया, जो अपोजिशन भैरव सिंह जी शेखावत ने किया, उस समय एंटी डिफेक्शन बिल था ही नहीं। यदि फाइनेंस बिल को फेल कर देते तो सरकार कोलैप्स हो जाती। गवर्नेंस को उन्होंने किस ढंग से किया होगा, वो आज हम एंटी डिफेक्शन के बाद सोच ही नहीं पाते। इसलिए ये क्लब एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डेमोक्रेसी को एनरिच करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि एक्सपर्ट के माध्यम से नॉलेज लेकर कैसे अपनी प्रभावशाली भूमिका कमेटी में निर्वहन कर सके, कैसे प्रभावशाली भूमिका अपनी विधानसभा में कर सके। ये एक संस्था है जिस संस्था पर हमें एक स्वस्थ जनप्रतिनिधि चाहिए, एक ऐसा स्वस्थ प्रतिनिधि चाहिए जो स्वस्थ रह सके। उसके लिए सुविधा होनी चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्लब के माध्यम से है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास हमने बनाया, जैसा धारीवाल साहब कह रहे हैं, वर्ल्ड क्लास का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड क्लास का हमारा सोच ही नहीं, तो गवर्नेंस में जो हमारा इम्पैक्ट होना चाहिए वो इम्पैक्ट ही नहीं जाएगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि राजस्थान की जो परंपरा रही है आजादी के बाद, इस देश में स्वस्थ डेमोक्रेटिक परंपराओं का निर्माण करने का काम किसी ने किया तो मोहनलाल सुखाड़िया और भैरव सिंह शेखावत ने किया। उस समय नियम और कानून, एंटी डिफेक्शन बिल नहीं था। डेमोक्रेसी में किस तरह से डिसेंसी होती है, डेमोक्रेसी में किस तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, पर व्यक्तिगत जीवन में एक दूसरे के साथ किस तरह से राजस्थान का निर्माण करने का काम करना है, ये राजस्थान की परंपरा रही है। उस परंपरा को एनरिच करने के लिए मैं समझता हूं कि यह क्लब एक अहम भूमिका निभाएगा, और आने वाले वर्षों में हम कह सकेंगे कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है उससे जनप्रतिनिधि स्वस्थ भी रहेगा, और जो जनप्रतिनिधि हार गया है वो भी डिप्रेशन में नहीं आएगा, वो भी मोटिवेट होकर आएगा
कि ये क्लब है जहां से स्वस्थ होकर मैं फिर चुनाव लड़कर विधानसभा में आऊंगा। इसलिए लेफ्ट साइड में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और राइट साइड में आपके हाउस और बीच में असेंबली। अब ये कंपटीशन करना है कि यहाँ से क्वालिफाइड करके कैसे आना है या उधर से क्वालिफाइड करके कैसे आना है, ये चुनौती है नए बनने वाले एमएलए के और कंटिन्यू करने वाले एमएलए के। इसलिए मैं राजेंद्र जी राठौड़ साहब, ये मैं जानता हूं कि जो रिटेंशन है वो 35% है, कि जो सीटिंग एमएलए 35% रिटेंशन होते हैं, पर जो 65% एमएलए हैं उनके सामने चुनौती है कि हम कैसे इस 35% को 65% लाए। और 65% लाने के लिए ये क्लब कैन बी वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिससे वो एनडी स्टिकर दोबारा जब जीत कर आए तब उन चीजों की जो कमी है, जिनका कमी के कारण वो और चीजों को आगे बढ़कर प्रभावशाली ढंग से जनप्रतिनिधि बन सके, उसकी भूमिका का निर्माण कर सकेगा। और जब यह क्लब में आएगा तो वो खुद शारीरिक रूप से भी अपने आप को एसेस कर पाएगा कि मैं स्वस्थ हूं कि नहीं, स्वस्थ होना है कि नहीं मुझे, और स्वस्थ होने के लिए क्या चीजें आवश्यक है। मैं समझता हूं कि जो क्लब का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको मोटिवेट करेगा, जिससे वो फिर दोबारा जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि विधानसभा में जब आखिरी कंक्लूड कर रहे थे, जब जिस तरह की स्थिति वातावरण बन गया था, हम अपनी बात नहीं कह पाए, तो मैं आज अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो भूमिका मुझे अध्यक्ष के रूप में दी, उस अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में जो सहयोग हमारे प्रतिपक्ष नेता कटारिया जी हो, चाहे राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी माननीय गहलोत साहब और मंत्रिमंडल के सदस्य हो, मैंने अपने अनुभव के आधार पर बुरा अच्छा बर्ताव करके, कभी कभी नाराज भी करके ये कोशिश की कि राजस्थान की विधानसभा का प्रोडक्टिव सेशन हो। और आज मैं कहते हुए प्रसन्नता है कि इस देश में जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की पॉलिटिकल चीजें बदल रही है, उसमें राजस्थान विधानसभा ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि हम डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और अपनी चीजों का निर्णय करते हैं। और इस भूमिका में मेरा सहयोग करने के लिए जितने भी विधायक, मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रतिपक्ष जितने भी हमारे नेता हैं, उनका भी मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने कहा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। डेमोक्रेसी की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मंत्रिमंडल के मंत्री की शपथ होती है, मुख्यमंत्री जी की शपथ होती है, गवर्नर की शपथ होती है, राष्ट्रपति की शपथ होती है, प्रधानमंत्री की शपथ होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब कर रखा है। विधानसभा अध्यक्ष की कोई जो शपथ नहीं होती है। विधानसभा अध्यक्ष वन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर है, जो रूलिंग पार्टी का आदमी है, जिसको एक उत्तरदायित्व दिया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर आप मैनिफेस्ट करें, आप ऐसी स्थिति पैदा करें कि लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके और नियम और कानून के अंतर्गत रहकर विधानसभा की कार्रवाई से प्रदेश की नीतियों का निर्माण करके प्रदेश का निर्माण करने का काम करें। उस भूमिका में एक अध्यक्ष के रूप में अनप्लेजेंट डिसीजन लेकर मैं समझता हूं कि कोशिश मैंने की, उस कोशिश में आप सबने सहयोग किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे कार्यकाल को पूरा करने में नए विधानसभा के आवास बनते, नए क्लब बनता, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता नहीं होती और वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराने पड़ते, तो एक असेंबली के स्पीकर को माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी की स्वायत्ता तो हमारी है नहीं, मांग तो हम कर रहे हैं, पर हमारे को एक ही उदाहरण है। मैं जब पहली बार मैंने यूट्यूब पर इसको लाइव करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उसके वायर की कॉस्ट 1 लाख रुपए थी। तब मुझे कहा कि प्रस्ताव लिख के भेजो फाइनेंस में, 1 लाख रुपए स्वीकृत हो गए तब यह लगा सकते हो। तो वित्तीय स्वायत्ता जब तक नहीं होगी विधानसभा के सेक्रेटरीट को, आई एम नॉट सेइंग वित्तीय स्वायत्ता का मतलब आपका फाइनेंस का वहां पर ऑफिसर होता है, विद इन दी एलोकेशन ऑफ फंड्स रीएप्रोप्रिएशन करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से अपना काम निर्वहन करने में अध्यक्ष और असेंबली का सेक्रेटरीट अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकेगा। मैं आशा करता हूं कि इन परंपराओं को भी राजस्थान विधानसभा देश के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेगी और आने वाले वर्षों में जो हमारी परंपरा रही है राजस्थान की, और नई सदी में हम जा रहे हैं, तो नई सदी में हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अच्छे ढंग से कर सकें और देश और प्रदेश की नीति बनाकर जनता की सेवा कर सकें। उसमें यह क्लब हमारा उपयोगी एक इंस्ट्रूमेंट हो, ये सोचकर मैं एक बार पुनः जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, धारीवाल साहब का, कमेटी के जो हमारे मिनिस्टर्स थे उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और आसमन करना चाहता हूं कटारिया जी को कि उनके कारण भी हम जितनी भी मीटिंगों में भाग ले उनकी अपनी भूमिका रही। और माननीय राजेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इलेक्टेड एक लंबे समय तक असेंबली के पार्लियामेंट्रियन के रूप में जो उन्होंने उदाहरण दिया भैरव सिंह जी शेखावत का, यही उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि प्रणब मुखर्जी को मैंने एक बार पूछा, प्रणब मुखर्जी 25 की एज में राज्यसभा के मेंबर बन गए थे, 25 ईयर्स की एज में, और उन्होंने एक ही बात कहा, घंटों में पार्लियामेंट में बैठता था, राज्यसभा या लोकसभा। सिटिंग इन दी हाउस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, जिस चीज को हमारे जनप्रतिनिधि को समझना पड़ेगा। और सिटिंग के साथ साथ यदि नॉलेज है तो और ज्यादा इफेक्टिव अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मैं समझता हूं कि ये क्लब
इस उद्देश्य को प्राप्ति करने में मदद करेगा हमारे उन जनप्रतिनिधि को। इन्हीं सब शब्दों के साथ जो हमारे भूतपूर्व एमएलए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और राजस्थान के हमारे जितने भी मंत्रिमंडल के साथी और विधायक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बार पुनः मैं आवासन मंडल के जो हमारे साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मेरा काम तो ये सिंपल है, न तो मैंने पैसा दिया, पैसा दिलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, पैसा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी भी होशियार हैं, वित्त मंत्री है इसलिए मुख्यमंत्री डबल होशियार। मुख्यमंत्री ने अपने खजाने से पैसा नहीं दिया, मुख्यमंत्री ने जो हमारी जमीनें थी उस जमीने को एवज में, अभी तो पैसा आया ही नहीं, ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, पर उसकी वैल्यूएशन करके उस वैल्यूएशन के आधार पर जेडीसी और हाउसिंग बोर्ड ने मिलकर जो वित्तीय संसाधन की उपलब्धता कराई, इसलिए भवन बन सका। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक वित्त मंत्री के रूप में भी संसाधनों को किस तरह से उपयोग करने के लिए आपने ये जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे हम ये आवास भी बना पाए और कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब भी बना पाए, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी। और आप सबसे अनुरोध करना चाहेंगे, एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर स्पष्ट अभिव्यक्ति दें आपकी सशक्त भूमिका के लिए, सम्मान के लिए। जोरदार तालियों के माध्यम से डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और कोई भी विशाल विराट महान संरचना बनती तो बहुत छोटे छोटे असंख्य हाथों से है, लेकिन उसकी परिकल्पना, उसका स्वप्न, उसकी सोच किसी विराट व्यक्तित्व के मस्तिष्क से ही पल्लवित होती है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यापक दूरगामी सोच से कई उपलब्धियां राजस्थान और जयपुर को मिली है, और इसी श्रृंखला में अब यह अप्रतिम, अद्भुत, अपूर्व सौगात राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान की ये सौगात। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप राजस्थान का गौरव हैं, राजस्थान का अभिमान हैं। आपसे अनुरोध, अपना उत्प्रेरण, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत। हमारे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, शांति धारीवाल जी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, सचिव विधानसभा महावीर शर्मा जी, टी रविकांत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच, कुमार पाल गौतम, कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड, जोगाराम जी, जेडीसी और तमाम उपस्थित हमारे माननीय विधानसभा सदस्यगण, पूर्व सदस्यगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, मुझे बहुत पसंद था कि आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब ऑफ राजस्थान, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, राठौड़ साहब ने, धारीवाल साहब ने, सीपी जोशी साहब ने इसका महत्व को बताया। मुझे जब मैंने 2021-22 के बजट के अंदर इसकी घोषणा की थी तो पता नहीं क्या होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मैं 20 साल लगभग रहा दिल्ली के अंदर। वहाँ देखते थे कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब भी है, हैबिटेट सेंटर भी है, इंडिया इंटरनेट सेंटर बने हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म है, मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, इंटेलेक्चुअल, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, सबके लिए ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो बड़ी चर्चाएं कर सकते हैं, जिसका जिक्र किया गया अभी, और उससे लाभ भी मिलता है, चिंतन से, मनन से लाभ मिलता है, नए आइडियाज आते हैं और इम्प्लीमेंट भी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब ऑफ इंडिया जो बना तो 1947 के अंदर जब स्पीकर साहब ने जो भावना प्रकट की, संविधान सभा बन गई। संविधान सभा में जो महानुभाव थे, उस वक्त में ये कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब ऑफ इंडिया बनाया गया, जिससे कि आप इनफॉर्मल बातचीत भी कर सके आपस के अंदर। और मुझे खुशी है कि आज राजस्थान के अंदर एक के बाद एक संस्था खड़ी हो रही है, जिसमें आपके आज ये कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब ऑफ राजस्थान हो गया, हमने RIC बनाया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जैसा दिल्ली में इंडिया इंटरनेट सेंटर, उसकी तर्ज पर वो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, शानदार बुकिंग हो रही है। ये जगह आने वाले वक्त में तैयार बनाएगी।
और पक्ष विपक्ष का रिश्ता जो है ऐसी संस्थाओं के माध्यम से और मजबूत होगा। खाली कोई एमएलए की बात नहीं कर रहा। आज आरआईसी बना है तो वहाँ इंटेलेक्चुअल लोग आगे बैठेंगे, मान लीजिए राजस्थान के लिए, देश के लिए सोच विचार करेंगे, नए आइडिया लाएंगे जिसकी देश को जरूरत होती है, प्रदेश को जरूरत होती है। इसीलिए हमने मिशन 2030 क्यों बनाया? इसीलिए हर प्रदेशवासी, चाहे छात्र है, युवा है, किसान है, मजदूर है, इंटेलेक्चुअल है, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई है या राजनीतिक कार्यकर्ता, वो सोचे क्या होना चाहिए 30 तक। मुझे कहते खुशी है, और मैं चीफ सेक्रेटरी उदय शर्मा को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने तो इंटरेस्ट लिया कि अभी तक 2 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने ऑफलाइन ऑनलाइन व्यूज दे दिए, 2 करोड़ लोगों ने। इसका मतलब राजस्थान के लोगों को जज्बा है हम अपने प्रदेश के लिए क्या सोचें, क्या विचार करें। और ये इतना पॉपुलर हुआ है कि जहां मैं जा रहा हूं आजकल, वहां के लोग खुद ही मीटिंग ऑर्गेनाइज करने लग गए। मैं भीलवाड़ा गया, वहां पर तो शानदार हॉल पैक, इंडस्ट्री वाले भी, ट्रेड भी, कॉमर्स भी, इंटेलेक्चुअल भी, डॉक्टर भी, सब बैठे हुए हैं और सब अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो एक विचार मंथन का प्लेटफॉर्म बनना बहुत बड़ी बात है। और ये हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, उनके लिए ऐसी जगह जहां बैठे हो आज, ये होना अति आवश्यक भी है। मान लो कोई एमएलए नहीं बन पाता है, एमपी नहीं बन पाता है, जाके बैठ सकता है अपनों के बीच में, विचार विमर्श कर सकते हैं। और आप डरो मत, ये राठौड़ साहब डरा रहे हैं आपको, 65 पहले लोग वापस नहीं आते हैं, डराना बंद करो, डराना बंद करो। पिछली बार मीटिंग आपने ही कहा था, वहां पर जब आवास का उद्घाटन हुआ था विधायकों का, तभी आपने बात कही थी, कृपा करके बख्शो, जीत के आलो तो सबको, हौसला मत तोड़ो किसी का भी। मैं चाहूंगा जीत के अधिक से अधिक, स्पीकर साहब ने कह भी दिया 35 से 65 तक ले जाओ उनको, तो वो आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आज आप 7-8 बार एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, स्पीकर साहब का लंबा राजनीतिक जीवन है। बहुत कम लोग बैठे होंगे जो 80 से एमएलए एमपी बनता है। हिमाराम 40 साहब को मैं देख रहा हूँ, 80 साल है, शायद इसमें और कोई कल्ला साहब हैं, महादेव सिंह जी हैं, अमीन खान साहब तो है ही है, ये तो सदाबहार है। तो कहने का मतलब बहुत कम लोग हैं जो उस वक्त से लगातार मेंटेन कर रहे हैं चुनाव जीत का। हर बार जब विधानसभा का गठन होता है तो मैं पहला लेक्चर ही देता हूं विधायकों को। अगर प्रताप मदेरणा, मोहनलाल सुगाड़िया, खेती राठौड़, राम सिंह बिश्नोई, बड़े बड़े नेता उस जमाने के लंबी फहरिस्त है, वो अगर 7 बार 8 बार जीत के आ सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं जीत के आ सकते हो? तो आप सोचो किस प्रकार में काम करना जिससे कि आप लोग रिपीट हो। ये मैं पहला लेक्चर देता हूं मेरा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो माहौल राजस्थान बनाया हम लोगों ने, शानदार शासन का, गवर्नेंस का, इतिहास बन गया है। ऐसे कानून पास किए हम लोगों ने। अभी गिग वर्कर्स का हमने कानून पास किया, असेंबली में आप लोगों ने कानून पास किया। गिग वर्कर खुद को नहीं मालूम मैं गिग वर्कर हूं। ये 15-20 साल का आइडिया आया है देश दुनिया के अंदर। अभी न्यूयॉर्क के मिस्टर मैथ्यू है, इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल लिखा 8-10 दिन पहले, आपने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, लिखा कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कानून पास किया गिग वर्कर्स का, ये कानून दुनिया के मुल्कों में पास होना चाहिए, बनना चाहिए, और देश के अंदर राज्य बनना चाहिए। उनकी इनसिक्योरिटी उन लोगों की, जो ड्राइवर होते हैं, ये जो ओला उबर नया सेक्टर खुल गया है, अमेजॉन का, कोई सिक्योरिटी उनकी नहीं है। अब कानून बन गया है, 200 करोड़ रुपए रखे हमने बजट के अंदर। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि ये तमाम बातें जो है, ये मंच जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आरआईसी का हो चाहे या बैठ के बातचीत करने का हो, सब सुविधाएं भी होगी यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव भी होते हैं, पहले काफी लंबे से, बाद में मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है। मैं तो कुछ चिंता कर रहा हूं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान बन गया,
RIC बन गई, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह बन रही है। यहाँ पर बिल्डिंग खड़ी हो रही देखा आपने, पोदार इंस्टीट्यूट के पास में। म्यूजियम बन रहा है गांधी जी का, शानदार। हिंदुस्तान का नंबर 1 म्यूजियम बन रहा है राजस्थान के जयपुर के अंदर, कल उसका शुभारंभ होगा। तो तमाम संस्थाएं बन रही आज तक। IT बेस तो इतनी संस्था बन गई है, फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रही जोधपुर के अंदर, बड़े संभागीय मुख्यालय पर IT बेस इसी डेवलपमेंट के लिए संस्था बन रही है। चिंता यह है कि काम की कोई कमी नहीं है, इतने काम हो रहे हैं, संस्थाएं मेंटेन रहे, बाद में वह एक्टिविटी हो, इस प्रकार का जज्बा पैदा हो लोगों के अंदर, ये भी पैदा करना हमारा दायित्व बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो माहौल बन रहा है राजस्थान के अंदर, आज मैं बार बार कहता हूँ, आप सुनते होंगे, तो कानून बनाने की बात हो, किसानों के लिए जमीनें कुर्की नहीं होगी उनकी, कमीशन बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में, राइट टू मिनिमम इनकम गारंटेड बना दिया हम लोगों ने, राइट टू हेल्थ कानून बना दिया, हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं होगा। स्वास्थ्य का अधिकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था, 5-4 अधिकार सोनिया गांधी के वक्त में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, नरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसी ढंग से कानून बने। आज ही मैं आपके मन से कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी के कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लिख के भेजा मैंने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने देश के अंदर। हर परिवार को जीवन पालन करने का जिम्मेदारी सरकार की है, दुनिया के मुल्कों में है, तो ये तो बात अपनी जगह है। पर आज मैं कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में जो संस्थाएं खड़ी हुई है, कानून पास हुए हैं, बजट पेश हुए एक शानदार, खाली घोषणा नहीं हुई है, जैसे हमारे विपक्षी साथी कहते थे पैसा कहां से आएगा, पैसा आ भी गया, पहले खर्च भी हो रहा है। पहली बार हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, मेरे साहबान कह रहे हैं, साहब घोषणा नहीं हुई, हमारे यहाँ लागू हो गया, सड़क बनने लग गई, कॉलेज खुल गई, तहसील बन गई, नगर पालिका बन गई, कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गई, क्या नहीं हो रहा है। ये मॉडल जो उभर के आया है, इसलिए हम कहते हैं कम से कम अगर नंबर 1 नहीं आ पाए कई कारणों से, क्योंकि कई लैंड लॉक एरिया राजस्थान के अंदर, यहाँ कुछ समुद्र तट पे नहीं है राजस्थान, पर फिर भी अगर हम कोशिश करें तो जो नंबर 1 की श्रेणी में राज्य है देश के अंदर, उस श्रेणी में आ सकते हैं। आज भी आपको जान के गर्व होगा, उत्तर भारत में राजस्थान आर्थिक विकास दर के अंदर नंबर 1 पहुंच गया, नंबर 1 पहुंच गया। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है, पहला आंध्र प्रदेश 11.4%, GDP हमारे 11.04%। आज भी तो आप सोच सकते हैं मॉडल स्टेट बना हमारा राजस्थान, जिससे हम लोग भी आने वाले वक्त में पर कैपिटा इनकम हो, हैप्पीनेस इंडेक्स की बातें भी की गई, क्यों नहीं हम भी उस लेवल पे पहुंचे, प्रथम श्रेणी के राज्यों की श्रेणी हम पहुंच जाए, कम से कम पिछड़ा राज्य से नहीं करना है जहां से गलत आ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जो फैसले हमने किए हैं ऐसे नहीं किए। 2030 मिशन के अंदर मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, सब भागीदार बन सकते हैं। आज 4.5 साल में 6 लाख करोड़ की GDP हमने आधार मजबूत किया, 6 लाख करोड़ का। 9 लाख करोड़ तो 15 करोड़ हो जाएगी, 15 लाख करोड़ हो जाएगी अंत तक। हम सपना देखते हैं 2030 तक 30 लाख करोड़ की GDP बने राजस्थान के अंदर। इस प्रकार से हम लोगों ने, और तमाम पैरामीटर फाइनेंशियल हमारे शानदार राजस्थान के हैं, ये स्थिति आज राजस्थान में बनी हुई है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जो संस्था खड़ी हुई है, ये प्लेटफॉर्म मिले आपको, आप पर बैठ के बातचीत करने का, परंपरा थी ये। पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने पहली बार, उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल में, देखिए आप, डॉक्टर अम्बेडकर को, जो कांग्रेस में नहीं थे, डॉक्टर R.J. षणमुखम चेट्टी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के संस्थापक थे, इन लोगों को मंत्रिमंडल में ले आया। UN के अंदर भेजना होता, वाजपेयी जी को भेजते।
राजीव गांधी जी भेजा। कश्मीर का मुद्दा आ गया यूएन के अंदर तो वाजपेयी जी को भेजा गया। ये संबंध रहे हमेशा, संबंध रहने चाहिए। ये अगर कौन सी क्लब बना है राजस्थान का, इसका एक प्लेटफॉर्म का उपयोग होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नई शुरुआत राजस्थान हुई है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आजादी के बाद पहली बार राजस्थान, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, आज राजस्थान चाहे ओपीएस के कारण हो, चाहे हमारे कानून पास के उसके कारण हो, केंद्र में भी और राज्यों में चर्चा में आया हुआ राजस्थान। चर्चा में पहले कभी नहीं था राजस्थान, पहली बार आया है। ये बनाए रखे हम लोग और मजबूत करें, ये हमारा सपना होना चाहिए। इसलिए मैं इस मौके पर सीपी जोशी साहब को, धारीवाल जी को बधाई देना चाहूंगा। तो नरोड़ तो बैठे हैं, ये तो बधाई की बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ताले लग रही थी उसकी। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, रोडवेज बंद कर दो के नारे लगते थे उसमें, पिछली गवर्नमेंट वक्त में। हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने आज रोडवेज चल रही है और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो काम है आप देख लो, सब विधायकों को फ्लैट मिल गए। विधानसभा में विधायक आवास का निर्माण हो गया, शानदार, पूरी कॉलोनी भर गई आपकी, कौन सी क्लब बन गया। जो काम सुबुत किया गया तो धारीवाल ने तारीफ ठीक करी पवन अरोड़ा की कि वो उसके वक्त में काम की शुरुआत भी, क्वालिटी भी सब ढंग से अच्छी काम हुई। पर बिना सीपी जोशी के, बिना धारीवाल जी के संकल्प के संभव नहीं था। देखिए, बजट घोषणा करना एक बात है, लागू करने में कई अड़चन आती है। अभी सीपी जोशी कह रहे थे कि 1 लाख रुपए के लिए मुझे फाइल भेजनी पड़ती विधानसभा के सरकार के पास में, तो ये तो बड़े बड़े काम थे। तो आप सोच सकते हो कि जो अगर ये बीड़ा नहीं उठाते तो ना तो आपके वो जालू पूरा खाली होता, बीड़ा कटाने के हाथ था उसके अंदर सेव करने में, और ना आपका आवास का ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनता। संभव नहीं था। ये 5 साल निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता है, और ना आप बाहर बैठे हो ये बनता। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोगों के जो जिस प्रकार आपने हाउस चलाया है, जिस प्रकार कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला, तो आप पूरा सदुपयोग किया। आज हमें गर्व होना चाहिए कि राजस्थान के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी का नाम पूरे देश के तमाम स्पीकरों के अंदर नंबर 1 पर है। और यही और बना रहे आगे आने वाले वक्त के अंदर, ये हम सबकी भावना होनी चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको मैं, आप पधारे हो, क्योंकि अभी सब कैंपेन शुरू हो गया है। अपना क्षेत्र छोड़ के आना बड़ी मुश्किल काम होता, तब भी आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और विजन 2030 के माध्यम से राजस्थान बनेगा हिंदुस्तान का सिरमौर। माननीय, आपके हम सब के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हम सब। और राजस्थान का बहुप्रतीक्षित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण आज हुआ है। निश्चित ही गुणवत्ता और गति का आश्वासन है राजस्थान विधानसभा का ये भवन, और इसी जज्बे के साथ स्वर्णिम राजस्थान के सुनहरे चित्र में निश्चित ही एक सितारा होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। लंबी और कड़ी मेहनत इस मुकाम को दिलाने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। समय की कमी के कारण सबके नाम ले पाना यहाँ मुमकिन नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहट में उस मेहनत का वजूद ही मिट जाता है जो हफ्तों नहीं महीनों से की जा रही होती है। आभार प्रदर्शन बेहद जरूरी है। हमारे सभी इंजीनियर्स और उन सब मजदूरों का बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत अभिनंदन जिन्होंने एक खूबसूरत रूप दिया है इस इमारत को। अनुरोध करना चाहेंगे श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा, आप सभी का औपचारिक आभार प्रदर्शन करें। आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, माननीय शांति धारीवाल साहब, माननीय नगर विकास
मंत्री महोदय, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण, माननीय पूर्व सदस्यगण, माननीय मुख्य सचिव महोदया, साथी अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण एवं उपस्थित भाइयों और बहनों, सकारात्मक सोच, सहजता एवं दृढ़ शक्ति के प्रतिबिंब श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय, श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय धारीवाल साहब, आदरणीय राठौड़ साहब एवं मंचासीन अतिथिगण का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए एवं सभी को मन में स्मरण रखते हुए इस प्रोजेक्ट की नींव से लेकर वर्तमान स्वरूप के लिए राजस्थान आवासन मंडल तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी रहे प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल में कई नवाचारों के साथ आसमान की ऊंचाइयों को तय किया है। इसलिए अंत में उन्हें आभार प्रकट करते हुए दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई नहीं देता तालीम परिंदों को उड़ान की, फिर भी नाप लेते ही ऊंचाई आसमान की। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब के नेतृत्व में इस राजस्थान विधानसभा में कई ऊंचाइयों को, आसमान की ऊंचाइयों को तय किया है। इसी के साथ पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव राजस्थान विधानसभा श्री महावीर प्रसाद शर्मा जी। आशा, आनंद और विकास के जुनून ऐसे ही चमकते रहे। और आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन आपका आज के इस मौके पर। और एक अंतिम कार्यक्रम, आइए भोजन के साथ हम सब मिठास बांटते हैं, मिठास के साथ मिलते हैं। आप सभी भोजन के लिए सादर आमंत्रित। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विदा लूंगी, डॉक्टर ज्योति जोशी। जय भारत, जय हिंद।